हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोली स्टडी कॉर्नर। বন্ধুরা আপনাদের স্বাগত জানাই कोली स्टडी कॉर्नर और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई फेमस स्टोरी जिसका नाम है देना पावना, हिंदी में जिसका अर्थ होता है लेन देन। आपको स्टोरी के टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा। ये स्टोरी है एक बाप और बेटी की, जो कि दहेज के लिए किन किन आपत्तियों से विपदाओं से उन लोगों को झेलना पड़ा। बहुत ही दुखद स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्टोरी को। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कोली स्टडी कॉर्नर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ स्टोरीज बनी हुई है, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टोरी है गांव के गरीब इंसान की, जिनका नाम है रामसुंदर मित्रो। सज्जन का नाम है रामसुंदर मित्रो। तो चलिए स्टार्ट करते उनकी स्टोरी को। 5 ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল, তখন বাপ মায় অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এই গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায়নি। প্রায় ঠাকুর দেবতার নামই প্রচলিত ছিল। গণেশ, কার্তিক, পার্বতী ताहर उदाहरण। 5 लड़कों के बाद जब रामसुंदर जी के यहाँ लड़की हुई तो उन्होंने काफी शौक से उनका नाम निरुपमा रखा। ये पहला ऐसा नाम था जो गांव में रखा गया था, क्योंकि अक्सर गांव में क्या होता था, देवी देवताओं के नामों के ऊपर भी लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थे लड़की होने पे। 5 लड़कों के बाद लड़की हुई, तो आप सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात है उन लोगों के लिए, है ना। क्योंकि आज के जमाने की बात तो हो नहीं रही है, काफी समय पहले की बात हो रही थी। सब काफी खुश थे और उन्होंने लड़की का नाम निरुपमा रखा। এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন, কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায় বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায় বাহাদুরের পৈতৃক বিষয় आशय यदि अनेक ह्रास হইয়াছে, किंतु बनेदी घर बटे। धीरे धीरे जब लड़की बड़ी होने लगी तो रामसुंदर मित्र ने लड़का को ढूंढना शुरू किया शादी के लिए। बट वो उनको लड़की से वो बहुत प्यार करते थे, वो चाहते बहुत अच्छे घर में मेरी बेटी जाए, उसको कभी कोई तकलीफ ना हो। तो जो भी उनके लिए लड़की के लिए जो भी रिश्ता आता था वो मना कर देते थे कि या तो कोई कमी उनको दिखती थी, या पैसों की कमी, या लड़के में कुछ कमी उनको पसंद नहीं आता था। वो चाहते थे कि मेरी बेटी एकदम अच्छे घर में जाए, बहुत बड़े घर में जाए। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते फिर उनको गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे राय बहादुर जी, उनके यहाँ उन्होंने अपनी बिटिया की शादी के लिए सोचा। বরপক্ষ হইতে 10,000 টাকা পণ এবং বহুল দান সামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। এমন পাত্র কোনো মতে হাতছাড়া করা যায় না। लड़के की तरफ से 10,000 रुपया कैश मांगा गया। आप सोचे 10,000 काफी होती है, उन दिनों तो बहुत ज्यादा थी। तो लड़के की तरफ से 10,000 कैश मांगा गया, प्लस और जो दहेज के सामान थे वो तो मांगा ही गया। रामसुंदर की स्थिति तो सही नहीं थी, बट देन ऑल्सो उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैनेज हो जाएगा, और उन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए। और फिर धीरे धीरे जब शादी तय हो गई, वो लोन वगैरह उठाने लगे, बट पूरा पैसा वो जुटाने में असमर्थ रहे। अनेक चेष्टातेও 6,7 बाकी रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बट फिर भी सिर्फ उन्होंने 10,000 मांगा था, बट 6-7,000 फिर भी अभी तक बाकी रह गया। और वैसे इधर शादी के दिन भी एकदम नजदीक आ गई। অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गांव के किसी ने एकदम हाई इंटरेस्ट में वादा किया कि हम एट ए टाइम शादी वाले दिन आपको 6-7,000 उधार दे देंगे। बट उस दिन उन्होंने आकर कहा कि नहीं, हम उधार नहीं दे सकते हैं। रामसुंदर आमादेर राय बहादुरेर हाथे पाए धरिया बोलिलेन, शुभ कार्य सम्पन्न हइया जाक, आमी निश्चयई टाका शोध करिया देब। राय बहादुर बोलिलेन, टाका हाथे ना पाइले बर सभास्त करा जाइबे ना। जब उन्होंने एंड टाइम पे जो लोन देने वाले थे उन्होंने इनकार कर दिया, तब रामसुंदर जी जो है दूल्हे के पापा के हाथ पैर पकड़े, राय बहादुर जी के हाथ पैर पकड़े। उन्होंने कहा कि आप शादी करवा दीजिए, मैं 6-7 हजार आपको कुछ दिनों में दे दूंगा।
पर दूल्हे के पिता एकदम नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो अपने बेटे से यहाँ पे शादी करवाऊंगा ही नहीं, मैं अपने बेटे को लेकर अभी चला जाऊंगा यहाँ से। এই দুর্ঘটনায় অন্তপুরে একটু কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া গহনা পরিয়া কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল, বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, কেনা বেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব। जैसे ही राय बहादुर साहब ने कहा कि हम अपने बेटे को लेकर चले जाएंगे, हम शादी नहीं करवाएंगे अपने बेटे से, तो आप सोच रहे घर की क्या स्थिति हो गई। पूरे घर में रोना धोना शुरू हो गया और ये सब बातें दूल्हा थे उनके भी कानों तक पहुंच गया। तब दूल्हे ने कहा कि हमको ये सब दहेज वहेज की बातें हमको नहीं करनी है, हमको लड़की से मतलब है, हम तो यहाँ आए हैं तो शादी करके ही जाएंगे। मतलब लड़का जो था वो बहुत अच्छा, तो वो अपने पिता के जैसे उनका जो है थिंकिंग अपने पापा के जैसे नहीं थी। बाप जहाँ के देखिलो ताहाकेই বলিল। দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার, বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায় বাহাদুরের হতোদ্যম হইয়া বসে রইলেন। বিবাহ এক প্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল। अब जब लड़के ने जिद किया कि हम यहीं पे शादी करेंगे तो राय बहादुर साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने सब सगे संबंधी से बोलना शुरू किया कि देखिए आजकल के लड़के की तो ये स्थिति है, पढ़ाई लिखाई का यही फायदा है कि लड़का अपने बेटे की बात नहीं सुन रहा है। वो बहुत नाराज हुए, बट उनको अपने बेटे के साथ उस लड़की की शादी करवानी पड़ी। শ্বশুর বাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নীরু জিজ্ঞাসা করিল, তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না বাবা? রামসুন্দর বলিলেন, কেন আসতে দেবে না মা, আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। जब विदाई का टाइम हुआ तो निरुपमा बहुत रोने लगी, जैसे सारी लड़कियां रोती हैं, निरुपमा भी काफी रोने लगी। एक तो अपसेट थी क्योंकि इतना सारा सीन क्रिएट हुआ था, वो समझ रही थी कि पापा के ऊपर क्या क्या गुजर रहा है। तो उसके मन में शक, उसने पापा से पूछा, पापा क्या ये लोग हमें मायके आने देंगे? पापा ने कहा, रामसुंदर मित्र जी ने कहा, क्यों नहीं आने देंगे बेटा, जरूर आने देंगे। রামসুন্দর প্রায় মেয়েকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু বেহাই বাড়িতে তার কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তপুরে বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে 5 মিনিটের জন্য কোনোদিন বা মেয়েকে দেখতে পান, কোনোদিন বা দেখিতে পারেন না। शादी के बाद अक्सर अंतराल रख के रामसुंदर जी अपनी लड़की से मिलने जाते थे, बट वहाँ की कंडीशन ये थी, चूंकि उन्होंने अपनी स्थिति से काफी हाईफाई लेवल में शादी करवाया था, तो राय बहादुर जी के घर के यानी उनकी लड़की के ससुराल में जो नौकर वगैरह थे वो भी उनको कुछ वैल्यू नहीं देते थे, उनकी कोई इज्जत वहाँ पे नहीं थी। और लड़की से मिलने जाते थे वो लोग, कभी अलाउ करते थे लड़की से मिलने के लिए और कभी बाहर से ही भेज देते थे। बहुत उनका इंसल्ट करते थे क्योंकि उनका पैसा भी 6-7 हजार अभी देना बाकी था। आई होप स्टोरी अच्छी लग रही होगी। स्टोरी अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ढेरों कहानियां हैं मेरे पास, हम आप लोग के लिए लेके आएंगे डेली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। শ্বশুর বাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহে নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রু বিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। अब देखिए पापा की अलग इंसल्ट हो रही है, लड़की को यहाँ पे ससुराल में दिन भर सुनना पड़ रहा है। ऑब्वियस है, जो कि आजकल भी यही होता है, कोई न्यू चीज नहीं है, या बहुत जगह ये सब चेंज अभी तक नहीं हुआ है। लड़की को सुनना पड़ रहा है, तो लड़की क्या कर सकती है, अपने पापा का अपमान देख रही है, इंसल्ट देख रही है, और खुद उसके साथ जो हो रहा है वो क्या कर सकती है। बेचारी बस दरवाजा बंद करके चुपचाप रोती है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, আহা কি শ্রী, বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলিত, শ্রী তো ভারী, যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী। और उसमें सास की एक स्पेशल भूमिका थी, वो तो एकदम उसकी जिंदगी एकदम नरक बनाई हुई थी। अगर बाई चांस उनके जानने वाले कोई आके ये कह दे, अरे आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, तो और भी चिढ़ जाती थी। वो कहती थी, अरे बहुत अच्छी है, वो तो हम ही ना जानते हैं, जैसे घर से आई है वैसे ही मेरी बहू है। এমন কি বউয়ের খাওয়া পড়াও যত্ন হতো না। বোধহয় কন্যার এই সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে, তাই রামসুন্দর অবশেষে বসত বাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। धीरे धीरे ये सब बातें रामसुंदर जी के
कान तक पहुंची कि उनकी बेटी को ना वहाँ पे ना तो उनको इज्जत मिलती थी, ना उनकी बेटी का अपने ससुराल में कोई इज्जत था। उठते बैठते बात सुनना पड़ता था, ना कोई खाने पीने की सूझ थी, ना कुछ, कोई उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। तो पिता है राम सुंदर जी, उनको बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने ठाना एक काम करते हैं, 6-7 हजार के लिए इतना हो रहा है, हम अपना जो घर है मकान को बेच देते हैं और जो पैसा मिलेगा वो हम अपनी बेटी के ससुराल में दे के आते हैं। ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়ি ভাড়া লইয়া বাস करिबेन। तो मैंने पहले ही बताया था राम सुंदर जी के पहले ही 5 बेटे थे, तो उन्होंने सोचा घर हम बेच देते हैं और उसी घर में किराया लेके जो भी खरीदेगा उसी से किराया लेके हम लोग रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये बातें अपने लड़कों से शेयर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे अगर लड़कों से शेयर करेंगे ये बातें तो लड़के एकदम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने इस बात को गुप्त ही रखा, अपने तक ही रखा। किंतु ছেলেরা জানিতে পারিল, সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড় 3টি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারও বা সন্তাन আছে। लेकिन ये बात छुपी नहीं रही और उनके बेटों को पता चल गया कि उनके पिताजी जो है मकान बेचने वाले हैं। तो सारे उनके जो 5 बेटे थे वो आके रोने लगे। स्पेशली उनके 3 बच्चे, जिनकी 3 बेटे जिनकी शादी हो चुकी थी, उन लोग के भी बच्चे, तो सब आके रोने लगे कि पापा आप ऐसा कर रहे पिताजी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। तो फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, अपने मकान बेचने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया और फिर दोबारा वो उधार लेने लगे कि किसी तरह पैसा कलेक्ट हो या हम अपने ससुराल, अपने बेटी के ससुराल में पैसा दे दे। और সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে দিন কত বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নীরু অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারিলে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, বাবা আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও। रामसुंदर बोलिलेन, अच्छा। ये सब बातें हो रही थी और निरुपमा को के कान तक भी ये बातें पहुंच गई कि कैसे कैसी स्थिति से उसके परिवार, उसके भाई, उसके परिवार वाले, उसके पापा गुजर रहे हैं। तो इसी बीच जब एक दिन रामसुंदर जी उससे मिलने आए तो निरुपमा ने कहा कि पापा मुझको घर जाना है, मैं बस कुछ दिन के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। बट रामसुंदर जी निरुपाय थे, उनके पास तो कुछ वो नहीं था कि क्योंकि जब तक वो पैसा नहीं देंगे, आप सोचिए जैसे लग रहा है किसी चीज को खरीदा गया है, क्योंकि जब तक वो पैसा नहीं पे करेंगे ससुराल वाले मायके के लिए नहीं छोड़ेंगे। स्थिति ये थी। किंतु मेये आपनी बाड़ीते आसिते चाइले बाप ताहाके ना आनिया केमनि करिया थाके। ताई बेहाइयेर निकट से सम्बन्धे दरखास्त पेश करिबार पूर्वे रामसुंदर कत हीनता कत अपमान स्वीकार करिया 3,000 टाका संग्रह करियाछिलेन। নোট কখানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। प्रथम हास्यमुखे पढ़ार खबर पाड़िलेन। जब लड़की ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो पापा भी, उनके रामसुंदर भी क्या करे, वो भी एकदम परेशान। किसी तरह उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्हें 3,000 रुपया कलेक्ट किया और करके अपने चादर में ऐसे उसको लपेट के 3,000 रुपया लेके अपने संबंधी के यहाँ गए। और पहले जैसे इतने वो डरे हुए रहते थे, उनकी स्थिति इतनी खराब थी, वो डायरेक्ट बोल भी नहीं पाए कि मुझे अपनी बेटी को ले जाना है। वो रोते हुए पहले वो इधर उधर की बात किए कि आजकल क्या मौसम चल रहा है, इधर उधर फालतू बात किए। किसी तरह जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो बेटी को ले जाने की बात को आगे बढ़ा सके। অবশেষে কথায় কথায় বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে, রোজই মনে করি যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যায়, কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না, আর ভাই বুড়ো হয়েছি। এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জিরের 3খানি অস্থির মতো সেই 3খানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবে মাত্র 3,000 টাকার নোট দেখিয়া राय बहादुर अट्टहास्य करिया उठिलेन। इतना इधर उधर की बातें करने के बाद रामसुंदर जी धीरे से अपने पॉइंट पे आए और उन्होंने कहा कि समधी जी, हम तो रोज ही सोचते हैं कि लेके जाएं, आपका पैसा बाकी है 6-7 हजार, हम सोचते हैं रोज ही लेके जाएं, लेकिन क्या करें, बुढ़े हो गए हैं, हम भूल जा रहे हैं। लीजिए आज हम 3,000 रुपया ले आए हैं। और जैसे ही उन्होंने डरते हुए 3,000 रुपया निकाला, राय बहादुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोलिलेन, थाक बेहाई, ओते आमार काज नहीं। उन्होंने कहा, अरे समधी जी, इतने पैसे से मेरा क्या होगा, वो पैसा आप अपने पास ही रखिए। এই ঘটনার পর মেয়েকে বাড়ি আনার প্রস্তাব কাহারও মুখে আসে না। রামসুন্দর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারবেন না, ততদিন আর বেহাই বাড়ি जाइबेन ना। तब जब राय बहादुर जी ने मना किया
इनडायरेक्टली मना किया कि हम 3,000 नहीं लेंगे, जब तक पूरा बैलेंस बाकी बैलेंस नहीं मिलेगा हम न तो इतना टुकड़ों में पैसा लेंगे ना आपकी बेटी को जाने देंगे। तो राम सुंदर जी वापस अपने घर पे आए। उन्होंने प्रतिज्ञा किया मन ही मन कि जब तक पूरा पैसा हम एक साथ राय बहादुर जी को नहीं देंगे हम वहाँ अपनी बेटी को मिलने नहीं जाएंगे, ना तो उसको लाने की बात करेंगे। বহুদিন গেল নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপে দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল। তখন রামসুন্দরের মনে বড় আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না। इधर निरुपमा देखे कि पापा नहीं आ रहे, दिन पे दिन बीतता जा रहा है, महीना बीतता जा रहा है, उसके पापा बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो उसने अपने यहाँ से किसी को भेजना शुरू किया कि जरा देखो पापा कैसे है, उनको बोलो आके एक बार हमसे मिल ले। बट फिर भी राम सुंदर जी कभी उसके बाद अपनी लड़की से मिलने नहीं गए। लास्ट में निरुपमा भी थोड़ी नाराज हो गए, उसने भी किसी को भेजना बंद कर दिया। 3 মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন এবার পুজোর সময় মাকে ঘরে আনবই, नहिले आमी खूब एक शक्त रकम शपथ निलेन। धीरे धीरे दुर्गा पूजा आ गया। जो आप लोग जानते हैं दुर्गा पूजा जो दशहरा हिंदी में बोल, दुर्गा पूजा बहुत ही बड़ा त्योहार है बंगालियों के लिए। तो धीरे धीरे दुर्गा पूजा भी आ गया। दुर्गा पूजा के समय ऐसा होता है कि लड़कियां अपने मायके जाती ही है। तो राम सुंदर जी ने सोचा अगर इस बार हम दुर्गा पूजा में अपनी बेटी को नहीं आ पाए तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा। इतना सोच के वो मतलब अपने आप को खत्म करने या जो भी हो कुछ गलत मैं कर लूंगा। पंचमी की षष्ठी दिने आबार चादरे प्रांते गुटी कतक नोट बाजिया रामसुंदर যাত্রায় উদ্যোগ হইলেন। 5 বছরে এক নাতি আসিয়া বলিল দাদা আমার জন্য গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস? বহুদিন হইতে তাহার ঠেলা গাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে। जैसे ही वो कुछ और पैसा कलेक्ट करके फिर से उनका मन नहीं माना, वो निकले। तभी उनके जो पोते थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बाकी बेटों की शादी हो गई थी, उनके भी बच्चे थे, तो उनमें से किसी पोते ने आकर कहा कि दादाजी क्या आप मेरे लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं, फिर हम लोग घूमने निकलेंगे। कमेंट हो रहा है 23 हाँ कितना बाकी একদম শর্টকাট করলে না মিনিংটাও বের হবে না প্রবলেম। শর্ট স্টোরি শোনো না, এটা তো লম্বা লম্বা দিচ্ছ না তুমি। হ্যাঁ এই শর্ট স্টোরি খোঁজো না। শর্ট স্টোরি নেই। বেহাইয়ের বাড়িতে গিয়ে রামসুন্দর শুনিলেন যে রায় বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে না পারিয়া रामसुंदर कन्या सहित साक्षात करिलेन। जब वो अपने लड़की के घर पहुंचे, ससुराल में पहुंचे, तो उनको पता चला कि राय बहादुर जी घर पे नहीं है। थोड़ा उनको खुशी हुई कि चलो लड़की से बिटिया से थोड़ी देर बात कर पाएंगे। মনের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ জল পড়িয়া লাগিতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে, দুইজনে কেহ আর কহিতে পারে না। তারপর রামসুন্দর কহিলেন এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা, আর কোনো গোল নেই। और फिर बाप और बेटी दोनों मिलके आपस में रोने लगे, क्योंकि इतने दिनों से दोनों एक साथ मिल ही नहीं पाए थे। फिर रामसुंदर जी ने कहा कि बेटी परेशान मत हो, इस बार मैं आया हूँ, इस बार तो मैं तुमको लेके ही जाऊंगा। এমন সময় রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার দুটি ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন বাবা আমরা তবে এবার আমাদের এবার তবে পথে ভাসালে। রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব? আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে देबी ना? इतनी रामसुंदर जी अपनी बिटिया को जैसे ही बोले कि इस बार हम तुमको ले ही जाएंगे, इतनी बात हुई कि तब तक रामसुंदर जी के एक बेटे ने अंदर प्रवेश किया, अंदर आए और उन्होंने कहा कि पिताजी एट लास्ट आपने मकान बेच ही दिया, आप लोग आपका क्या, हम लोग के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तब रामसुंदर जी भी एकदम गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग तो ये नहीं सोच रहे कि मैंने जो वचन दिया था अपने संबंधी को, वो वचन भी तो पूरा करना है हमको। निरुपमा समस्त ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গায়ে ছুঁয়ে বললাম। इतना सुनने के बाद जब एक बेटी सुनती है कि पापा उसके लिए सिर्फ उसको ले जाने के लिए अपने मकान बेच दिए, भाइयों का तक ख्याल नहीं किया, बच्चों का ख्याल नहीं किया, सिर्फ उसको ले जाने के लिए मकान बेच दिए, तो सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो निरुपमा ने भी अपने पापा से कहा पापा मैं आपको छू के कसम खाती हूँ कि मुझे अब अपने घर नहीं जाना है, आप आज के बाद एक पैसा मेरे ससुराल वालों को नहीं दीजिएगा, मुझे ऐसे हमको अपने घर पे नहीं जाना है, और अगर आपने पैसा दिया
तो बहुत बुरा होगा। রামসুন্দর বলিলেন, ছি মা, অমন কথা বলিতে নেই, আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তাহলে তো আরো অপমান। रामसुंदर ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो, ऐसी बात नहीं करती है, क्योंकि ये तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, अगर मैं ये पूरा ना करूँ ये तो अलग इंसल्टिंग वाली बात है। मैंने प्रॉमिस जो किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। कोई लो টাকা যদি দাও তবেই অপমান, তোমার মেয়ে কি কোনো মর্যাদা নেই? না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না, ताछाड़ा আমার স্বামী তো এ টাকা চান না। तब निरुपमा ने कहा, पापा ये रुपया मैं नहीं ले सकती, मेरे ससुराल वालों को आप नहीं दीजिएगा, सिर्फ पैसे से ही इन लोग का रिश्ता सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ है, और मेरे हस्बैंड ने तो कभी पैसा नहीं मांगा, आप क्यों दे रहे हैं? রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোট বাঁধা চাদরটিকে কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতন সকলের দৃষ্টে এড়াইয়া বাড়িয়ে ফিরাইয়া গেলেন। কিন্তু রামসুন্দর এই যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যা নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গেছেন, সে কথা আর গোপন রহিল না। কোনো স্বভাব কতুলি दासी नीरू ससुरबाड़ी के खबर दिलो, और उसके बाद जब बेटी एकदम उखड़ गई तो रामसुंदर जी भी कुछ करने लायक नहीं थे, वो वापस अपने घर चले गए। लेकिन ये बात जो है निरुपमा के ससुराल वालों के कान तक पहुंच गई। उन लोग को ये पता चल गया, किसी ने लगा दिया होगा कि उनकी जो आपकी जो बहू है वो अपने पापा को बोली है कि पैसा मत दीजिए ससुराल वालों को, एकदम देने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद स्थिति और भी खराब हो गई। धीरे धीरे हालत बहुत ही खराब होती गई। ससुराल वालों का टॉर्चर निरुपमा के प्रति बढ़ता गया। निरुपमा भी एकदम दुखी हो गई थी, उसने भी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, न तो वो खाती थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था, दुर्गा पूजा के बाद तो नवंबर दिसंबर आता है, ठंड का मौसम आ गया। दिन और सुबह न तो खाती थी, न कुछ गर्म कपड़े पहनती थी। वो एकदम जिंदगी के प्रति उसका एकदम मन उठ गया था, वो एकदम ऊब गई थी, हताश हो गई थी। और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि वो खान पान भी नहीं करती थी। लेकिन इस पे भी ससुराल वाले उसको ताना ही देते थे। শাশুড়ি বলিতেন, নবাবে বাড়ি মেয়ে की ना गरीबे घरे अन्न मुखे रोचे ना। सास कहती थी, अरे बड़े घर से आई है ना, यहाँ का खाना उसको पसंद नहीं, इसलिए वो खा पी नहीं रही है। उल्टा ताना ही उसको मिलता था, कोई उसकी स्थिति समझना ही नहीं चाहता था। और लास्ट में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रोग যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, ও সমস্ত ন্যাকামি, केवल बापेर बाड़ी जाइबार छल। केहो विश्वास करिल ना। उस पे भी उसकी सास बात सुनाने लगी कि ये सब नौटंकी है, सिर्फ अपने मायके जाने के लिए नौटंकी करी, इसकी तबीयत वगैरह सब सही है, ये सिर्फ अपने बेड पे पड़ी हुई है, खाना पीना इसलिए छोड़िए क्योंकि उसको सिर्फ अपना मायके जाना है। और इधर दिन पर दिन निरुपमा की हालत खराब होती गई। और एक दिन ऐसा आया कि निरुपमा ऐसे ही लड़ते लड़ते एक्सपायर कर गई, उसकी डेथ हो गई। और लास्ट तक वो अपने पापा से नहीं मिल पाई। বাড়ির বড় বউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বড় বউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায় বাহাদুরের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল। এমন চন্দন কাষ্ঠের চিতা এমূলকে কেহ দেখে নাই। और जब उसकी मृत्यु हो गई तब बहुत धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार किया गया। चंदन की लकड़ी पे उसका दाह संस्कार किया गया। बहुत सारे लोगों को खिलाया पिलाया गया। चारों ओर राय बहादुर जी का नाम होने लगा। देखो, अपनी बहू की अंत्येष्टि अंतिम संस्कार उन्होंने इतने अच्छे से किया, श्राद्ध वगैरह इतना अच्छे से किया। लेकिन जो एक्चुअली उन्होंने किया था वो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कितना टॉर्चर किया था अपनी बहू को। एदिके डेप्यूटी मजिस्ट्रेट चिट्ठी एलो। उसके बाद जैसे ये सब काम होने लगा, उसके तुरंत बाद एक लेटर आया डिप्टी मजिस्ट्रेट की तरफ से। अब डिप्टी मजिस्ट्रेट कौन था? उसका निरुपमा के हस्बैंड थे, जिनके प्रमोशन हो गया था शादी के बाद, डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए थे और वो बाहर रहते थे, क्योंकि वो तो अच्छे थे, वो अगर रहते तो ये सब होता ही नहीं। तो उनका लेटर आया। क्या लेटर में लिखा था? उनके लेटर में ये लिखा था कि आमी एखाने समस्त बंदोबस्त करिया लइयाछि, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে। রায় বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, বাবা, তোমার জন্য আরেকটি মেয়ে সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে 20,000 টাকা পণ এবং হাতে हाथे आदाय। तो जैसे ही वो लेटर मिला, उसके हस्बैंड निरुपमा के हस्बैंड ने लिखा कि मैंने यहाँ पे सारा अरेंज कर लिया है, मेरी बहू को हम आपकी बहू को हम यहाँ के रख सकते अपने साथ। तो उसके पापा ने बदले में, उनके पिताजी ने बदले में दूसरा लेटर दिया कि बेटा अब तुम एक काम करो, छुट्टी लेके आ जाओ, तुम्हारी हम लोग दूसरी शादी करेंगे। और अब की बार जो दहेज है वो 20,000 रुपया मिलेगा।
और पूरा कैश मिलेगा और यहीं पे स्टोरी अंत हो जाती है। आई होप कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। बहुत ही टचिंग स्टोरी है। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।